नाजरीन आदाब, सियासत टीवी के रास्त नशरियात में आपका इस्तकबाल है। आलमी, कौमी, इलाकाई ताज़ा खबरों और नए मौज़ूआत के साथ मैं सैयद इस्माइल तबीउल्लाह और मेरे हमरा सीनियर सहाफ़ी सज्जादुल हसनैन आपकी खिदमत में हाजिर हैं। नाजरीन, शुरुआत करते हैं तेलंगाना के यादाद्री से। यादाद्री भुवानगर ज़िला में एक वाक़या कल पेश आया जो निहायती अफसोसनाक और निहायती दर्दनाक जिसको हम कह सकते हैं। यकीनन इस वाक़े के बाद तशवीश उन लोगों में बढ़ जाएगी जो तेलंगाना में सेक्युलरिज्म को ज़िंदा रखने के लिए, हिंदू मुस्लिम भाईचारे को ज़िंदा रखने के लिए, फ़िरक़े वाराना हम आहंगी को ज़िंदा रखने के लिए मुसलसिल जिद्दोजहद कर रहे हैं। उस वक्त जिद्दोजहद कर रहे हैं जब से ये तेलंगाना अलहदा रियासत तेलंगाना की तहरीक वक़ूफ़ पज़ीर हुई थी। नाज़रीन, आपको बता दें कि बमला रामारम का एक गांव है जिसको जलालपुरा कहते हैं। जलालपुरा की एक जामा मस्जिद में कल एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया है जो तेलंगाना के लिए एक बदनुमा दाग इसको हम समझेंगे। एक जामा मस्जिद में चंद शरपसंद अनासिर दाखिल होते हैं और मस्जिद की दीवारों को मुनहदिम करते हैं, वॉश बेसन्स को तोड़ते हैं, वज़ू खाने को नुकसान पहुंचाते हैं और अफसोस की बात यह है कि कुरान शरीफ के नुस्खों की बेहुरमती करते हैं। ये निहायती अफसोसनाक वाक़या जलालपुरा से जो अब आया है, मंजर आम पर आ रहा है, इतलात मौसूल हुई है, जो निहायती अफसोसनाक वाक़या है। क्या तेलंगाना पुलिस आंखें बंद कर कर बैठी हुई है? क्या तेलंगाना की पुलिस जो है फ़िरक़ा परस्तों को मौक़े फ़राहम कर रही है रियासत में फ़िरक़े वाराना बदअमनी फैलाने के लिए? हम मुसलसिल देख रहे हैं किसी न किसी शक्ल में, किसी न किसी सूरत में फ़िरक़े वाराना जहनीत के हामिल लोग जो है तेलंगाना की फ़ज़ा को मुकद्दर करने की कोशिश मुसलसिल कर रहे हैं, यहाँ के फ़िरक़े वाराना भाईचारे को मुतासिर करने की कोशिश कर रहे हैं। ये देखिए, एक वाक़या, ये जो अफसोसनाक वाक़या है जामा मस्जिद का वाक़या है। जामा मस्जिद में इस तरीक़े का वाक़या, जलालपुरा का वाक़या ये यादाद्री ज़िले का, जहाँ पर ये घिनौनी हरकत शरपसंदों ने, फ़िरक़ा परस्तों ने की है। तो नाज़रीन, इसी से हम आज की शुरुआत करते हैं। जी सज्जाद साहब। ये देखिए, यकीनन ये एक बहुत ही तशवीशनाक बात है। हम देख रहे हैं कि मुसलसल जो है इश्तियाल अंगेज़ी बढ़ती जा रही है फ़िरक़ा परस्तों की, और जब जब जो है इलेक्शन आते हैं माहौल को और भी प्रागंदा कर दिया जाता है। जैसा कि हमने देखा कि हालिया दिनों में बलदी इंतखाबात हुए थे पूरी रियासत में, मासवाए हैदराबाद पूरी रियासत में बलदी इंतखाबात हुए थे। तो उन इंतखाबात के दौरान भी जो है बहुत ज़्यादा बीजेपी के कायदीन की जानिब से इश्तियाल अंगेज़ी की खबरें सामने आई थी, इश्तियाल अंगेज़ तकरीरें सामने देखने में आई थी, और माहौल को जो है बहुत ज़्यादा प्रागंदा करने की कोशिश की गई थी। तो बहरहाल देखिए, ऐसा मालूम होता है कि बीजेपी ने अब अपना एजेंडा बना लिया है कि आने वाले इंतखाबात से पहले रियासत के माहौल को कशीदा किया जाए, यहाँ फ़िरक़ा वाराना हम आहंगी को जो है मुंतशिर किया जाए और लोगों में नफ़रत का एक माहौल पैदा किया जाए। और उसी सिलसिले की एक कड़ी के तौर पे जो है हम ये कह सकते हैं कि यादाद्री जो ज़िला है, जो हालिया दिनों में कायम किया गया ज़िला है तेलंगाना में, इस ज़िले की जो है इलाका है जलालपुर, और इस जलालपुर में जो है एक जामा मस्जिद थी छोटी सी। बिमला रामाराम ताल्लुक़ा का जी जलालपुर गांव है। जी, कोमला रामाराम मंडल है वो। जी। तो बहरहाल जो है इस जो मस्जिद में, जामा मस्जिद में गुज़िश्ता शब कुछ जो है शरपसंद दाखिल होते हैं। वो मस्जिद की जो है नमाज़गाह के अंदर आते हैं, वो कुरान शरीफ की जो है कुरान पाक की बेहुरमती करते हैं, और फिर वो मस्जिद के बैतुल खलाओं के दरवाज़े तोड़ देते हैं, और जो है वहाँ पे अंदर मस्जिद के अंदर इंतशार बर्पा करते हैं। मस्जिद की खिड़कियों के शीशे तोड़े जाते हैं, और फिर उसके बाद जो है दीवार को मस्जिद की तोड़ा जाता है। और जब लोग सुबह नमाज के लिए पहुँचे तो उन्होंने जो है एक बहुत ही जो है अंदोनाक मंज़र देखा, एक तशवीशनाक मंज़र हम इसको कह सकते हैं कि विस्की की बोतलें अंदर पड़ी हुई हैं, शराब की बोतलें अंदर पड़ी हुई हैं, और कुरान पाक के कुछ नुस्खे फाड़ के पूरे औराक पूरी मस्जिद के अंदर फैला दिए गए हैं। मतलब है कि कुरान पाक की तौहीन की गई है। और फिर बाज़ाब्ता ये पूरे सारे मंजर को हम
इस तरीके से देख सकते हैं कि फिरके वाराना जी तशद्दुद को उकसाने के लिए ये हालात बनाने के लिए इस तरह की हरकत की गई है। हालांकि माजी में किसी भी किस्म की कशीदगी की वहाँ से कोई इत्तलात मौसूल नहीं हुई है, ना मुसलमान और ना हिंदुओं के दरमियान में किसी भी किस्म की कशीदगी का कोई वाक़या रूनुमा हुआ है। लेकिन जैसा कि आपने कहा कि ऐसा लग रहा है कि बीजेपी को अपनी गिरती साख बचाने के लिए एक सहारे की ज़रूरत है। तो देखिए इस तरीके के वाक़यात रियासत में आपने एक अच्छा इशारा दिया सज्जाद साहब, इंतखाबात से पहले या इंतखाबात के बाद जो है इस तरीके के वाक़यात रोनुमा होते हैं ताकि सियासी जमातों से वाबस्ता जो लोग हैं वो अपनी वाबस्तगी का सबूत देने के लिए और सियासी जमातों की मौजूदगी का एहसास दिलाने के लिए इस तरीके की हरकतें करते हैं। यहाँ पे अहम बात ये है, देखिए यकीनन अगर कुरान शरीफ के नुस्खों की बेहुरमती मंजर आम पर आती है तो हुकूमत को और पुलिस को इसका जवाब देना ज़रूरी हो जाता है। यहाँ पर देखिए हालात को ख़राब करने की कोशिशें अगर की गई है तो इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट हुकूमत का क्या कर रहा है, एक सबसे बड़ा सवाल है सज्जाद साहब। ये आप बर वक्त कार्रवाई कर सकते थे। आपको इंटेलिजेंस के जो जिम्मेदारान हैं, खुफिया जानकारियों के मुताबिक बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, बड़े बड़े गुंडों को पकड़ा जाता है, बड़े बड़े मंसूबों को नाकाम बनाया जाता है। क्या ये मंसूबा जो किया गया था, ये जो हरकत पेश आई जलालपुर में, क्या वो हरकत मंसूबाबंद नहीं थी? क्या पुलिस को इस वाक़े से कबल इसकी जानकारी मौसूल नहीं हुई थी? इलाके में कशीदगी के मुतालिक पुलिस वाकिफ नहीं थी? अगर वाकिफ थी तो फिर ये वाक़या किस तरह पेश आया? बर वक्त पुलिस ने कार्रवाई वहाँ पर क्यों नहीं की? अगर रियासत में इस वाक़े को लेकर किसी भी किस्म की फ़िरक़े वाराना कशीदगी पैदा होती है तो उसकी जिम्मेदार पुलिस को और हुकूमत को समझा जाएगा। जी बिल्कुल, देखिए जब से कांग्रेस की गवर्नमेंट आई है इस तरह के वाक़यात में इजाफा हुआ है। हम इनकार नहीं कर सकते इस बात से कि रेवंत रेड्डी चीफ मिनिस्टर की हैसियत से इक़्तिदार में आने के बाद एमपी के इलेक्शन होते हैं, आम इंतखाबात, और बीजेपी के 8 एमपी जीत के आते हैं रियासत से। कभी तस्वर नहीं था कि बीजेपी इस रियासत में 8 एमपी लाएगी, वरना तो माजी में आपने भी देखा कि कभी एक मेदक से 1 एमपी जीत के आता था, बड़ी मुश्किल थे। फिर उसके बाद सिकंदराबाद से 1 एमपी जीत के आता था, बड़ी मुश्किल थे, वो भी साहब इक़्तिदार होने के बाद बीजेपी के। तो अब 8 एमपी अचानक जो है जीत के आ जाते हैं तेलंगाना से बीजेपी के। तो ये किस तरीके से बीजेपी अपने पर फैला रही है, पाँव फैला रही है, और किस तरीके से इसको फ़रोग़ मिल रहा है बिलरास्त तौर पे, क्या इसके फ़रोग़ में जो है मतलब है कि इसके फ़रोग़ में बिलरास्त तौर पे कोई जो है सरपरस्ती तो नहीं की जा रही है? एक कोई सियासी ताकतें कार फरमा तो नहीं है? क्या सियासी जमातों की बाहमी जो गठजोड़ होती है, खुफिया गठजोड़ होती है, उस गठजोड़ के नतीजे में तो क्या बीजेपी तेजी के साथ तेलंगाना में पैर नहीं फैला रही है? ये अहम सवालात हैं जो हमारे सीनियर सहाफ़ी सज्जादुल हसनैन ने उठाए हैं। यकीनन देखिए यहाँ पर हम तेलंगाना में हिंदू और मुसलमान शीरो शक्कर की तरह रहते थे, उसकी तारीख़ है। मगर जब से तेलंगाना रियासत की तश्कील अमल में आई है और शुमाली तेलंगाना में जब से बीजेपी अपना मौक़िफ़ मजबूत करने में कामयाब हुई है, तब से ये शीरो शक्कर की तरह रहने वाले मुसलमानों में तकसीम आ गई है। मुसलमानों और हिंदुओं के दरमियान में तकसीम की एक दीवार खड़ी कर दी गई है और बड़ी तेज़ी से वो दीवार को मजबूत और पुख्ता बनाने का काम फ़िरक़ा परस्त ताकतें कर रही हैं। जलालपुर का ये वाक़या, जामा मस्जिद पर हमला, जामा मस्जिद के दरो दीवार को नुकसान पहुंचाना, जामा मस्जिद के खिड़कियों को नुकसान पहुंचाना, जामा मस्जिद में शराब की बोतलें पाई जाना, जामा मस्जिद में कुरान शरीफ के नुस्खों के साथ बेहुरमती करना, ये एक ऐसा वाक़या है जिसके हवाले से देखिए इलाके में कशीदगी में इजाफा हो सकता है। पर वक्त पुलिस ने कार्रवाई क्यों नहीं की, ये एक सबसे बड़ा सवाल है। और ये देखिए अगर इलाके में कशीदगी बढ़ती है और फ़िरक़े वाराना जो फ़ज़ा है वो ख़राब होती है तो उसका ज़िम्मेदार किसको ठहराया जाएगा? यकीनन देखिए एक बहुत बड़ा सवाल पैदा हो रहा है कि पुलिस आने शिकंजे से मुजरिमों को कस क्यों नहीं रही है। ये सवाल पैदा हो रहा है
कि इस तरह के वाक़यात होते हैं। आपने देखा कि हालिया दिनों में हैदराबाद में भी एक वाक़या हुआ था पुराने पुल के पास, कितना जी। बड़ा शरंगेज़ी की कितनी बड़ी इंतहा की गई थी कि वहाँ पे एक चिल्ले को तोड़ दिया गया था, कब्रों को जो है मिस्मार तोड़ा कर गया, दिया गया मिसमार खबर। किया जी। थी। एक बुजुर्ग की कब्र को पूरी ऐसा तरीके ऐसा से लग रहा था कि जी, वो कुछ लोग तैयार बैठे हुए थे, जी एक बिल्कुल, माहौल बनने की बनाने के जरूरत थी, लिए। जी, एक वाकया पेश आया और वो सारे लोग कूद पड़े और जी, आनन फानन में छिल्ले को नुकसान पहुंचाया, जी बिल्कुल, खबरों को मिसमार कर दिया गया। मुनज्जम तरीके से किया जाने वाला बिल्कुल। हमला उसको हम कहेंगे। यकीनन देखिए, एक बैनर उनका फटता है, बैनर लगते हैं फटने के लिए। वो बैनर जो है, ये तो नहीं है कि भाई आपने यहाँ तो मस्जिद के अंदर जानमाज़ें जो है तबाह की गई हैं, कुरान पाक के नुस्खे फाड़ के फेंके गए हैं यहाँ पे। इतनी संगीन हालात तो वहाँ नहीं थे। एक बैनर जो है फटता है पुराने पुल के पास, तो फिर कितना ख़तरनाक माहौल बना दिया गया, कितनी इश्तियाल अंगेज़ी की गई, कितना जो है वहाँ पे माहौल को ख़राब करने की कोशिश की गई। रात भर हालात वहाँ के ख़राब रहे, एक तशवीश का माहौल था रात भर। उससे पहले हम बात करेंगे, 1 साल पुरानी बकरीद का मौका था, किस तरीके से वहाँ पे शरंगेज़ी की गई किशन बाग के पास, ये भी आपको याद होगा। जी। तो क्या ये सब कांग्रेस के दायरे में नहीं आते? कांग्रेस के साहब इक़्तिदार होने के बाद अगर इस तरह के वाक़यात में इजाफ़ा हो रहा है, तो फिर तो सवाल उठेंगे, पुलिस की कारकर्दगी पे भी सवाल उठेंगे, कांग्रेस के जो है हुकूमत करने के तरीक़ेकार पे भी सवाल उठेंगे, और जो है इस माहौल पे भी सवाल उठेंगे कि आखिर ये यहाँ क्यों हो रहा है, इस तरह के हालात क्यों बन रहे हैं। किस तरह से जो है, देखिए आप, शहर हैदराबाद में इस तरह के वाक़यात बीचों बीच शहर के जो है, पुराना पुल का इलाका तो शहर के बिल्कुल बीचों बीच वाक़ है। किशन बाग को भी हम शहर के बाहर का इलाका नहीं कह सकते, वो इलाका भी शहर के बीचों बीच का इलाका है। 9 नंबर सड़क पे किस तरह के हालात वहाँ पे किए गए थे लास्ट ईयर जो है बकरीद के मौके पे। फिर आज इस तरह के हालात देखिए, चीफ मिनिस्टर बार बार कहते हैं, इलेक्शन में भी वो कह रहे थे कि मैं जो है मुसलमानों का एहतराम करता हूँ, और जो है उन्होंने साफ़ तौर पे ये भी ऐलान किया था, आपने भी सुना होगा ज़बी साहब, कि उन्होंने कहा था कि जमीयत उलमा की वजह से जो है आज हम साहब इक़्तिदार हैं, मुसलमान हमारे साथ हैं। जमीयत उलमा ने बड़ी मेहनत की थी। ये बल्दी इंतखाबात की बात है। जी। बल्दी इंतखाबात के दौरान में, एक जलसे के दौरान में चीफ मिनिस्टर कह रहे थे कि जमीयत उलमा का बड़ा किरदार है, उनका जो है उनकी वजह से आज हम जो है इक़्तिदार में हैं। तो अब सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि आप इक़्तिदार में हैं, यकीनन जमीयत उलमा का बहुत बड़ा रोल है, दीगर जमातों का भी है, और मुसलमानों का अहम रोल रहा है, और सबसे बड़ा रोल तो रोज़नामा सियासत का है। जी। हम इनकार नहीं कर सकते इस बात से कि सियासत ने कांग्रेस को साहब इक़्तिदार लाने में, देखिए सियासत ने कुछ नहीं कहा, सियासत ने साबिका हुकूमत की नाकामियों और उस हुकूमत में मुसलमानों के साथ रवा रखे गए रवैये को उठाया था। अब फिर ये सवाल दोबारा यहाँ पैदा हो रहे हैं, तो यकीनन ये सवाल है कि पुलिस को सख्ती करने की इजाज़त नहीं दी जा रही है क्या, ये सवाल यहाँ पे है। अब ये मस्जिद का वाक़या हुआ है, खुदा ना खास्ता अगर इस तरह के वाक़यात होते रहेंगे तो फिर अमन अमान कहाँ रहेगा रियासत में। देखिए सज्जाद साहब, आप बिजनूर का वाक़या भूल गए हैं। जी बिजनूर में वाक़या पेश आया, जी, कबाइलियों के कबाइलियों और मुसलमानों के माबैन जो है तसादुम जैनूर का जैनूर, हाँ सॉरी, जैनूर जैनूर, मैं जी बिजनूर बोला था, जैनूर। जी जैनूर को आपने भूल गए आप। जी, देखिए जैनूर में भी जो वाक़या पेश आया वो इंतहाई अफसोसनाक था। घरों पे हमले किए गए थे, घरों पे हमले किए जी गए, मकानात, जी इमलाक को, गाड़ियों को निशाना बनाया गया, नजर आतिश किया गया। जिस तरीके से फ़िरका परस्त ताकतें उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, गुजरात में जिस तरीके से दहशत का नंगा नाच करते हैं, उसी तर्ज पर जैनूर में भी ये वाक़या पेश आया। और आप देखिए कि ये जो शर्कपसंदों के हौसलों की तारीफ करें आप, जी वो कितनी मतलब जिस तरीके से वो लोग आए, दाखिल हुए मस्जिद में, जलालपुर की मस्जिद में दाखिल हुए वो, और वो दाखिल होने के बाद वो इस किस्म का हंगामा आ रही वहाँ पर कि क्या मस्जिद की वहाँ पर मौजूदगी से कोई तकलीफ़ है उन्हें, ये वाज़ेह होना चाहिए। क्या मस्जिद के मुतालिक पहले से किसी किस्म का कोई वहाँ पर कुछ हवा खड़ा किया गया था, या वहाँ पर जिस तरीके से अमूमन हम देखते हैं कि उत्तर प्रदेश के बाज़ इलाक़ों में बाइकाट किया जाता है,
मस्जिद में किसी मुसलमान को दाखिल होने नहीं देते, मस्जिदों का घेराव कर लिया जाता है, अजान पर पाबंदी लगा दी जाती है, और फिर वहाँ पे रहने वाले एक दो मुसलमान अगर है तो उनका समाजी बाइकआउट होता है। इस तरीके का कोई वाक़या वहाँ पर पेश आया था जिसकी पर्दापोशी कर दी गई। ये उसको और तक़वियत देने के लिए क्या ये जो फ़िरका परस्त ताकतें उन्होंने मस्जिद पर हमला किया था, कि तमाम चीज़ें, खदशात, शुकूक व शुबहात जो है पुलिस की खामोशी से निकलकर सामने आते हैं। पुलिस अगर बर वक्त जवाब दे देती है इस पर, जिम्मेदारान जो है रियासत के पुलिस के आला अहदेदार जो है इस पर फौरी तौर पर जवाब दे देते हैं, हुकूमत जवाब दे देती है, और फिर महकूमे अक़लियती बहबूद जो है इसके ऊपर अगर फौरी तौर पर रद्द अमल पेश करते हुए वो इसका जवाब देता है, तो फिर यकीनन जो है ये बात तेलंगाना के मुसलमानों के लिए तशफ़ी बख्श होगी। यहाँ पर अहम बात ये है कि खुफिया एजेंसियाँ इस हमले को रोकने में कामयाब क्यों नहीं हुई, बर वक्त उन्हें इत्तलात क्यों मौसूल नहीं हुई, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। या फिर किसी सांठ गांठ के तहत ये हमला किया गया था मस्जिद पर, यह भी एक सवाल, खदशा जो है, शक व शुबे की गुंजाइश यहाँ पर इस हवाले से भी पैदा हो रही है। तेलंगाना की फ़िज़ा जो है वो यकीनन पुरअमन फ़िज़ा है। यहाँ पर तेज़ी के साथ तेलंगाना तरक्की कर रहा है, तो ये तरक्की का जो उसके पसे पर्दा जो असबाब है, जो वजूहात है, वो यहाँ की फ़िरक़े वाराना हम आहंगी है। अगर रियासत में फ़िरक़े वाराना फसादात होते हैं, फ़िरक़े वाराना कशीदगी बढ़ती है, तो रियासत की तरक्की यकीनन रुक जाएगी। रियासत को तरक्की पजीर करना है, राइजिंग तेलंगाना, नंबर 1 तेलंगाना बनाना है, तो इस तरीके की फ़िरक़ा परस्त ताकतों के ऊपर शिकंजा कसना हुकूमत की ये जिम्मेदारी है। हुकूमत को ये चाहिए, पुलिस को ये चाहिए कि खा वो किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखते हों, अगर कोई फ़िरक़ा परस्ती की बात करता है, फ़िरक़े वाराना मतलब सलूक रवैया रवा रखता है, या फ़िरक़े वाराना कार्रवाइयाँ करता है, हमले तशद्दुद के वाक़यात में वो मुलव्विस है, तो ऐसे खातियों के ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई करते हुए एक पैगाम देना चाहिए सारे हिंदुस्तान को कि यहाँ पर तेलंगाना में जो है सेक्युलर तर्ज पर हुकूमत चलाई जा रही है। हुकूमत किसी तमाम के लिए मसावात है, सबके लिए इंसाफ, यहाँ पर यकीनी इंसाफ को यकीनी बनाने का काम कांग्रेस की हुकूमत तेलंगाना में कर रही है। तो ये तमाम सवालात हैं, तमाम अहम वजूहात हैं जो जलालपुर में पेश आए मस्जिद पर हमले के वाक़ये की वजह से जो है आवाम के सामने आ रहे हैं, मंजर आम पर आ रहे हैं। नाजरीन, अब हम रुख करते हैं कौमी खबर का। एक हैदराबाद के एक ताजिर हैं जिन्होंने मोदी पर किताब लिखी थी, जिनका नाम जो है मोदी यानी वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी पर उन्होंने किताब लिखी थी, जिनका नाम जो है रवि मांथा है। रवि मांथा का नाम भी अब जो है एप्स्टीन फाइल्स में मंजर आम पर आ रहा है। देखिए, आप एक तरफ इनाम के आप वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी पर किताब लिखते हैं, फिर दूसरी तरफ आपको मौका मिलता है जेफरी एप्स्टीन की बनाई हुई दुनियावी खुद साख्ता जन्नत का दौरा करने का, और फिर उसके फाइल्स में आपका नाम मंजर आम पर आता है। तो वो तमाम नाम जो मंजर आम पर आ रहे हैं, कहीं ना कहीं दरिंदा सिफत जेफरी एप्स्टीन के नजरियात के वो हामिल हैं। ये बिल्कुल, देखिए, एप्स्टीन से जो मिला वो उसके जजीरे में गया, एप्स्टीन से जो मिला उसने उसके जजीरे में जो है क़याम किया, एप्स्टीन से जो मिला उसने जजीरे में उसकी ज़िंदगी मतलब कुछ वक्त गुजारा, और इंतहाई जो है वहाँ पे जजीरे का दूसरा नाम था याशी का एक बहुत बड़ा मरकज़। जी, तो हम तो यही कहेंगे कि जो है एप्स्टीन से मिलने वाले लोग जो है, ऐसा नहीं था कि जो है उनसे कुछ कारोबारी रवाबित हैं या फिर जो है वो कोई बहुत बड़े हीरो हैं, उनसे तस्वीर लेंगे हम, लेके जो है हम अपना नाम बुलंद करेंगे, ऐसा तो नहीं था। अब फिर वो एक जो है हाई प्रोफाइल बंदा था, रवि मांथा जिसका नाम है, एक ताजिर था, हैदराबाद से ताल्लुक़ है इस ताजिर का, और कहा जाता है कि सन 2014 में जब वज़ीर आज़म मोदी की जो है इलेक्शन कैंपेन चल रही थी, उस वक्त उस शख्स ने वज़ीर आज़म के जो है किताब लिखने में अपना जो है उसने कंट्रीब्यूशन दिया था। तो अब उसका नाम जो है आता, देखिए धीरे धीरे एक एक करके नाम आ रहे हैं कि कौन एप्स्टीन से मिला, किसने जो है एप्स्टीन के साथ क्या उसके जो है ताल्लुकात रहे हैं। इससे पहले भी जो है वज़ीर आज़म मोदी का खुद नाम है एप्स्टीन में। देखिए, जब
हमारे जो है मरकज़ी वज़ीर हरदीप सिंह पुरी का नाम जब एप्स्टीन के जो है मिलने वाले लोगों में आया था, तो पार्लियामेंट के पूरे अपोजिशन अरकान जो है पार्लियामेंट के बाहर आ गए थे और उन्होंने मुज़ाहरा भी किया था बैनर लेके कि इतनी बड़ी जो है आपके ताल्लुक़ से जो है इतना बड़ा इल्ज़ाम है, उसके बावजूद आप कैसे जो है इक़्तिदार में रह सकते हैं, कैसे आप वज़ीर की सीट पे जो है मौजूद रह सकते हैं। वज़ीर-ए-आज़म ख़ुद जो है जिस दिन उनका वज़ीर-ए-आज़म का नाम आया था, उस दिन वो जो है लोकसभा से गायब हो गए थे वज़ीर-ए-आज़म ख़ुद। तो ये एप्स्टीन के धीरे धीरे से जो है ये जो नाम आ रहे हैं, देखिए इससे पहले भी हमने इस पे बात की थी ज़बी साहब कि तकरीबन 18 लाख जो है मेल्स हैं। अब मामूली बात नहीं है, 18 लाख मेल्स हैं जो अमेरिका के महकमा इंसाफ ने जारी किए हैं। एप्स्टीन की जो भयानक जराइम की दुनिया थी, उस दुनिया से वाबस्तगी के सिलसिले में ये नाम जो है जारी किए गए थे। एप्स्टीन ने जिनको मेल किया था, जिनसे बातें की थी, जिनके साथ उसका राब्ता था, जिनके साथ उसका कम्युनिकेशन था, जिनके साथ उसका जो है बिजनेस डील थी, जिनके साथ उसका जो है जो भी मामलात थे, उन मामलात पे मुश्तमिल मेल्स एप्स्टीन की जानिब से मुख्तलिफ़ दुनिया के मुख्तलिफ़ हाई प्रोफाइल लोगों को लिखे गए मेल्स की एक पूरी फहरिस्त जो है जारी कर दी गई थी महकमा इंसाफ की जानिब से, जिसमें 18,000 से ज़्यादा वीडियोज़ भी हैं, जिसमें जो है लाखों फ़ोटोज़ भी हैं, इमेजेस भी हैं लाखों। आप अंदाज़ा लगाइए, अभी देखिए, अभी तो ट्रंप ने जिस तरीके की बात की है वो भी बड़ी तशवीशनाक बात थी। ट्रंप ने कहा है कि मैं चाहूँ तो बहुत सारों की ज़िंदगियाँ ख़राब कर सकता हूँ, मैं चाहूँ तो बहुत सारों का कैरियर तबाह कर सकता हूँ। उन्होंने हत्ता कि उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म मोदी के बारे में भी कहा कि वो मेरे अच्छे दोस्त हैं, मगर मैं चाहूँ तो उनका कैरियर डैमेज कर सकता हूँ, तबाह कर सकता हूँ। आप अंदाज़ा लगाइए कि मुल्क के सरबराह को अमेरिका का सदर धमकी दे रहा है, इंतबा दे रहा है, उसके बावजूद हम जो है जस्टिफाई करने पे तुले हुए हैं कि जो डील हमारी अमेरिका के साथ हुई है वो हमारे हक़ में है, हमारे किसानों के हक़ में है, हमारे जो है मुल्क के हक़ में है। ये बात जो है पूरी ताकत लगा रहे हैं हमारे रविशंकर साहब और हमारे जो है पीयूष गोयल साहब, पूरी ताकत लगा रहे हैं। पूरी इन्होंने ऐसा मालूम होता है कि इनको पूरी ताकत लगाने के लिए मैदान में उतार दिया गया है, जस्टिफाई करने के लिए अमेरिका के साथ किए गए माहदे के बारे में जस्टिफाई करने के लिए इनको मैदान में उतार दिया गया है। हालांकि हमने माजी में देखा है, अगर एक शौचालय का भी इफ्तिताह होता है तो वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने किया है, और अगर यहाँ पर इतनी बड़ी डील की बात आती है तो कहीं ना कहीं डील में खोट है। और अफसोस की बात यह है कि ये एक मतलब हठधर्मी की इंतहा ये है कि 2014 से लेकर 2026 तक इस मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म की हैसियत से उन्होंने कभी प्रेस का सामना करने की हिम्मत नहीं की, कभी किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस को इनेकाद अमल में नहीं लाया, और ना कभी किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस से उन्होंने मुखातिब किया। और फिर अगर किसी इत्तेफाक से अगर अमित शाह या कोई और आ जाते हैं, ख़ास तौर पर अमित शाह आ जाते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए, तो वो ये कहते हैं बैठकर कि मैं बड़ी फुर्सत से आया हूँ, तवील टाइम आपके लिए दूंगा और आपके तमाम सवालात का जवाब दूंगा। जब उनसे तीखा सवाल पूछा जाता है तो ऐसा कहते हैं कि नहीं नहीं नहीं, ये तो आप जो है स्क्रिप्टेड सवाल पूछ रहे हैं, अब टाइम हो गया ख़त्म, ऐसा कह के उठ जाते हैं। तो ये माजी में रहा है। तो मीडिया का सामना ये कर नहीं सकते, हक़ाइक़ पर ये बात नहीं कर सकते, प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर सकते, जो सवालात इनसे पूछे गए उनका जवाब देने से कासिर है। और फिर जब गले में पड़ गई अमेरिकी ट्रेड डील तो फिर पीयूष गोयल को, रविशंकर को आगे कर दिया। हालांकि हमने देखा है 2014 से लेकर 2026 तक हमने देखा है मुसलसिल जब कभी मौका होता है वजीर आजम कोई भी ऐसा मौका लाइमलाइट में आने का या सुर्खियों में आने का गंवाते नहीं, मगर अब गंवा रहे हैं। इस कदर गंवा रहे हैं कि लोकसभा में ओम बिरला के कहने पर वजीर आजम नरेंद्र मोदी इजहार तशक्कुर की जो इख्तितामी वो कलिमात होते हैं, कलीदी खुतबा जो होता है, वो कलीदी खुतबे के आखिर में जब वजीर आजम की तकरीर होती है उसको भी छोड़ना गवारा किया,
तारीख में पहली मरतबा ऐसा हुआ कि सदर जमहूरिया के जो तकरीर थी, कलीदी खुतबा था, उस पर इजहार तशक्कुर वज़ीर आज़म का जो है कमेंट है, उनका तबसरा, उसके बगैर ही वह अख्तिताम पजीर हुआ। खौफ ये था कि ओम बिरला ने कहा कि ख़वातीन जो हैं इस लोकसभा की मुंतखब अरकान पार्लियामेंट ख़वातीन जो हैं वो वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी पर हमला कर सकते थे। इस खदशे की वजह से मैंने उन्हें रोक दिया और वो मान गए। बात कमाल की बात यह है, जब एक वज़ीर आज़म मुल्क के लोकसभा में, मुल्क के ऐवान में खुद को महफूज नहीं समझता है और फिर ये नारंगी अंडे कहते हैं कि देश मजबूत हाथों में, महफूज हाथों में। बिल्कुल। कमाल की बात ये है कि अफसोस की बात है ये। देखिए, जब वजीर आजम नरेंद्र मोदी जो है लोकसभा में खुद को महफूज नहीं समझ रहे हैं, तो फिर वो मुल्क की हिफाजत किस तरह करेंगे? ये नारंगी अंडों को समझ में आना चाहिए। ये उन लोगों को समझ में आना चाहिए जो कभी डोनाल्ड ट्रंप को भगवान मानकर पूजा करते थे, आज उन्होंने पुतिन को भगवान मानकर और शी जिनपिंग को भगवान मानकर पूजा कर रहे हैं। तो इन लोगों को ये समझ में आने की जरूरत है, इसलिए उनको मुसलसिल मैं नारंगी अंडों से खिताब करता हूँ। रवि मांथा की बात चल रही थी, रवि मांथा जिन्होंने 2014 के इंतखाबी कैंपेन में ये कहा जा रहा है कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी का उन्होंने साथ दिया था, उनके कैंपेन में मदद की थी, ये रवि मांथा है। उनका जो है एप्स्टीन फाइल में नाम आ रहा है। एप्स्टीन फाइल में अब तक बहुत सारे नाम आए हैं और बहुत सारे नाम आने की तवक्को की जा रही है। ये कहा जा रहा है कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी, अनिल अंबानी, उसके बाद फिर हरदीप सिंह पुरी, फिर अब रवि मांथा का नाम एप्स्टीन फाइल में आया है। जेफरी एप्स्टीन एक ऐसा घिनौना और बदकिरदार शख्स था जो मासूम बच्चियों की ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ करता था। मासूम कम उम्र, नौ उम्र बच्चियों का गोश्त और खून जो है, खून पीना और गोश्त खाना का उसके ऊपर इल्ज़ाम था। जिनसी इस्तेहसाल का इल्ज़ाम था, इंसानी तस्करी का इल्ज़ाम उसके ऊपर था, मैशियत की तस्करी का इल्ज़ाम उसके ऊपर था। दुनिया का सबसे बड़ा ह्यूमन ट्रैफिकर जो इंसानों की तस्करी करने वाले का उसके ऊपर इल्ज़ाम था। और उस शख्स से अगर हमारे मुल्क के वज़ीर आज़म का नाम जुड़ता है तो ये हमारे लिए शर्मिंदगी की बात है। जी यकीनन। देखिए, ये वज़ीर आज़म का नाम भी जुड़ा और लोगों के नाम भी जुड़ रहे हैं एक एक करके, और इसी एप्स्टाइन फाइल की वजह से वज़ीर आज़म को लोकसभा से राह फ़रार इख्तियार करनी पड़ी थी। जैसा कि अभी आपने तज़किरा किया कि सदर जमहूरिया के बजट सेशन पे, सदर जमहूरिया की तकरीर पे तहरीक के तशक्कुर में वज़ीर आज़म का अहम खुतबा होता है, चूँकि वो जो है ऐवान के सरबराह हैं। जी, ऐवान के सरबराह हैं, तो उनका अहम जो है खुतबा होता है, उस पर ही जो है उस तहरीक को क्लोज़ किया जाता है। ये हिंदुस्तान की तारीख़ का जो है एक सिस्टम है, कायदा है, रूल है। लेकिन जब एप्स्टाइन फाइल के मामले पे राहुल गांधी ने सवालों की एक बड़ी जो है बौछार कर दी और राहुल गांधी ने कहा कि अब इन सवालों का जवाब वज़ीर आज़म को देना होगा, तो वज़ीर आज़म स्किप कर गए लोकसभा। और अलमिया ये है कि लोकसभा के स्पीकर ये कहते हैं कि कांग्रेस की महिला कारकुनों की जानिब से हमले का खदशा था, इसलिए मैंने वज़ीर आज़म को लोकसभा में आने से मना कर दिया। तो जस्टिफाई करने का भी अंदाज़ इतना अनोखा है जो है, आप अंदाज़ा लगाइए रवि साहब कि वज़ीर आज़म के लोकसभा को स्किप करने या राह फ़रार इख्तियार करने के लिए जो जवाज़ बनाया गया वो भी इतना भोंडा, इतना मज़ाइका ख़ेज़, इतना अजीब व गरीब, ख़वातीन के हाथों गैर महफूज है। ख़वातीन के हाथों गैर और फिर ये कह रहे हैं कि मुल्क मजबूत हाथों में है। मुल्क मजबूत हाथों में है। ये भी दावा है कि मुल्क मजबूत हाथों में है। ये भी दावा है कि जो है मोदी है तो सब कुछ है। ये भी दावा है कि विश्वगुरु हैं। ये भी दावा है कि मोदी विश्वगुरु हैं, और मोदी विश्वगुरु हैं तो वहाँ अमेरिकी सदर कहता है कि मैं चाहूँ तो जो है मोदी का कैरियर जो है तबाह कर सकता हूँ। आप अंदाज़ा लगाइए, मैं नहीं समझता कि आज तक 70 साल जो है तारीख़ में कभी किसी वज़ीर आज़म के साथ इस तरह का रवैया किसी जो है दूसरे मुल्क के सरबराह ने या अमेरिकी सरबराह ने किया होगा, जिस तरह का रवैया यहाँ पे वज़ीर आज़म के साथ इख्तियार किया गया है। तो ये सबसे बड़ा जो है सवाल है। अभी कुछ दिनों पहले जो है यूरोपीय यूनियन के साथ हिंदुस्तान ने एक डील की थी, जिसे बड़े फ़ख्र के साथ वज़ीर आज़म मोदी ने कहा था मदर ऑफ़ डील्स।
तो अभी ये मदर ऑफ डील्स जो है हतमी शक्ल तक पहुंच भी नहीं पाई थी कि अमेरिका के साथ एक डील हो जाती है। वो डील जिसका 6 महीने से जो है अमेरिका मुंतज़िर था और हिंदुस्तान जो है तावीलें पेश करके उसको जो है ताख़ीर का शिकार बना रहा था। यकीनन अगर 6 महीने से वो डील जो है ज़ेर इल्तवा थी तो उसमें बहुत सारी ऐसी बातें होंगी जो हमारे लिए हज़म होने वाली नहीं थी, हमारे मुल्क के मफाद में नहीं थी, हमारे अवाम के मफाद में नहीं थी, हमारे किसानों के मफाद में नहीं थी, हमारे जो है आम आदमी के मफाद में नहीं थी। इसीलिए उस डील को जो है पेंडिंग में रखा गया था। लेकिन अचानक एप्स्टेन फ़ाइल जो है रिलीज़ हो जाती हैं। महकमा इंसाफ अमेरिका के जो है इन फाइल्स के कुछ हिस्से जो है जारी कर देता है। उसके बाद उसी दिन ये खबर आती है, वो भी अमेरिका के सफ़ीर की तरफ से एक खबर आती है कि हिंदुस्तान और अमेरिका के बीच जो है माहिदा तय पा गया है। ये बड़ी खुशी की बात है। अमेरिका जो है हिंदुस्तान की तारीफ़ करता है। उसके बाद फिर ट्रंप का जो है बयान आता है कि मोदी मेरे अच्छे दोस्त हैं, उन्होंने हमारे साथ डील कर ली है। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि क्या ये हो रहा है, किस तरह के हालात ये पैदा हो रहे हैं। और हमेशा से हमने देखा है रवि साहब, किसी भी किस्म का मामला हो, चाहे वो सीएए का मसला हो, कानून बनाना हो, चाहे वो जो है किसानों का जो है कानून बनाना हो, नया जो है ज़राई कानून बनाना हो, चाहे वो 3 तलाक़ के जो है मामले पे कानून बनाना हो, चाहे वो वक्फ बोर्ड के जो है मामले पे कानून बनाना हो, जब जब भी इनको कानून, चाहे वो जो है आर्टिकल 370 का खात्मा करना हो, जब जब भी इन्होंने पार्लियामेंट में फ़ैसले किए हैं, जो जो भी फ़ैसले किए हैं, पूरी ताकत से इन फैसलों को जस्टिफाई करते हुए ये कहने की कोशिश करते हैं कि इससे आवाम का फ़ायदा होगा, इससे ऐसे होगा, इससे वैसे होगा। हर काम जो आप कर रहे हैं उसको जस्टिफाई करने के लिए आपको अपनी पूरी क़ुव्वत लगानी पड़ रही है, पूरी ताकत लगानी पड़ रही है, पूरी ताकत के साथ आपको झूठ बोलना पड़ रहा है। और आप झूठ भी बोल रहे हैं तो ऐसा बोल रहे हैं कि जो है कांग्रेस की ख़वातीन जो है पिटाई करेंगी। इससे बड़ा झूठ और क्या हो सकता है, बताइए आप। देखिए, अब कहा जा रहा है कि ख़वातीन अरकान जी पार्लियामेंट उन पर हमला करेंगे, और अफसोस की बात है कि उस हमले के खौफ से, ओम बिरला के कहने पर, उस हमले के खौफ से वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी पार्लियामेंट नहीं आते। नाज़रीन, आपको बता दें 19 तारीख को एक फ़ैसला लिया जाएगा लोकसभा में। ओम बिरला के ख़िलाफ़ इम्पीचमेंट, मुआख़ज़ा का तहरीक चलाई जाएगी, उस पर फैसला लिया जाएगा। वज़ीर पार्लिमानी उमूर किरेन रिजिजू ने इस बात का मीडिया के सामने इजहार किया है। तो दरअसल बात चल रही थी रवि मांथा की। रवि मांथा वो शख्स है जिन्होंने एक पोएम लिखी थी, जर्नी। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के मुतालिक उन्होंने कुछ नज़में लिखी थी। वो नज़मों पर मुश्तमिल किताब का नाम ए जर्नी है, और जिसके हवाले से उन्होंने एप्स्टीन से मुलाकात की 2017 के ये बात है। कुछ ईमेल हैं, वो ईमेल से इस बात का इंकिशाफ हुआ है। तो क्या तार जुड़ते हैं आने वाले दिनों में? कहीं ना कहीं जैसा क्रोनोलॉजी को समझने की हम हमेशा कोशिश करते हैं, उस क्रोनोलॉजी के मुताबिक यकीनन कहीं ना कुछ ये जो रवि मांथा की मुलाकात है, वो रवि मांथा की मुलाकात किसी ना किसी ज़रिए से पीएमओ या फिर कहीं और जाकर उसके तार यकीनन जुड़ेंगे, इंकशाफ होगा। क्योंकि एक दो ईमेल से, 2-3 ईमेल से ये बात का इंकशाफ तो हुआ है कि रवि मांथा ने एप्स्टीन से मुलाकात की थी। एप्स्टीन कोई नोबेल याफ्ता लॉरेंट नहीं है या फिर कोई मोअज़्ज़िज़ शख्सियत नहीं है। ऐसा है कि जेफरी एप्स्टीन से किसी ने मुलाकात की तो उसका शुमार भी दुनिया के बद किरदार लोगों में किया जाएगा। नाज़रीन, रुख करते हैं अमेरिका का, जहाँ पर अमेरिकी कांग्रेसमैन रैंडी फाइन ने एक अफसोसनाक बयान दिया है। उन्होंने अपने बयान में कहा है कि कुत्तों और मुसलमानों के दरमियान में इंतखाब मुश्किल नहीं है। चॉइस, इंतखाब मीन इलेक्शन नहीं, चॉइस जो है, इन दोनों में किस इंतखाब जो है वो मुश्किल नहीं है, नॉट डिफ़िकल्ट। चॉइस बिटवीन डॉग्स एंड मुस्लिम नॉट डिफ़िकल्ट। उन्होंने इस तरीके का बयान दिया है जो इंतहाई अफसोसनाक है। उनके इस बयान को जो है, रैंडी फाइन के इस बयान को जो है
मुख्तलिफ लोग इस्लामफोबिक और गैर इंसानी करार दे रहे हैं। हालांकि इस्लामफोबिया, देखिए ये बात, ये चीज़ कायम है, इसमें कोई रद्दोबदल नहीं हो सकता कि जिस मुल्क का हुक्मरान फ़िरका परस्त जहनीत का हामिल हो, उसके मातहतीन जो है वो फ़िरका परस्त जहनीत के हामिल ही रहेंगे। हमने हिंदुस्तान में भी ये देखा है, और वो जो लोग हैं, वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के मातहत जितने लोग काम करते हैं, जब जब उन्हें मौका मिलता है तकरीर करने का, तो वो अपनी ज़बान से जहर ही उगलते हैं, अपनी ज़बान से जहर ही निकालते हैं। उसी तरीक़े का काम रैंडी फाइन ने भी किया है। जी सज्जाद साहब। ये देखिए, अहम बात ये है कि रंडी फाइन जो है, आप कांग्रेसमैन है ये, और ये जो है मुसलमानों और कुत्तों के मुआवजे की बात करते हैं। तो हर ज़माने में देखिए ये कहा जा रहा है कि इस बयान पे जो है बड़ी कंट्रोवर्सी हो गई है, और लोगों ने कहा भी है कि ये बहुत ही ज़्यादा इस्लामोफोबिक बयान है। मतलब ये कि आप इस्लाम से बहुत ज़्यादा खौफज़दा हैं, या फिर इस्लाम को लेकर आप में बहुत ज़्यादा नफ़रत पाई जाती है, तभी आप इस तरह का जो है बयान जारी कर सकते हैं। और यही जो है रंडी फाइन ने भी किया है। उन्होंने जिस तरीके का रिमार्क किया, देखिए असल में हुआ ये है कि जो है न्यूयॉर्क में कुत्तों की जो है आम मकामात पे ले जाने पे पाबंदी लगाने की बात की गई है, और कहा गया है कि कुत्ता चूँकि एक जो है इंडोर पेट है, मतलब है कि उसको घर के अंदर रखना चाहिए। उसको लेके लोग जो है, अब आम तौर पे होता ये है कि आपने भी देखा होगा कि लोग अपने खौफनाक कुत्तों को लेके सोसाइटी में कहीं भी पहुंच जाते हैं। कोई होटल पहुंच रहा है, कोई जो है किसी अवामी मकाम पे जा रहा है, कोई गार्डन में अपने कुत्ते को लेकर टहल रहा है, और कुत्ता इतना खौफनाक है कि वो किसी पे भी हमला कर सकता है। और कुत्ते की मौजूदगी की वजह से लोगों में खौफ का माहौल पैदा हो रहा है। इसी सिचुएशन को देखते हुए वहाँ के जो मेयर हैं, मेयर को जो है न्यूयॉर्क के मेयर को दूसरे मानों में जो है शहर का सदर ही कहा जाता है। जी। तो ज़ाहिर ममदानी, ज़ोहरान सॉरी माफ़ कीजिएगा, ज़ोहरान ममदानी ने ये फ़ैसला लिया कि कुत्तों को घरों में ही रखेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो उस पे जो है एक फ़लस्तीनी शहरी नरदीन किस्वानी, ये खातून है, फ़लस्तीनी खातून है, उन्होंने इस फ़ैसले का खैर मकदम करते हुए उन्होंने अपने जो है ट्वीट में, या फिर जो है इसको एक्स कहिए आप, एक्स में जो है उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे लिखा था कि यकीनन ये एक खुशाइंद बात है, आखिरकार जो है न्यूयॉर्क जो है इस्लाम की तरफ लौट रहा है। उन्होंने इस तरह का कमेंट किया। ज़ाहिरी बात है, इस्लाम में कुत्तों को जो है पालने से मना किया गया है, और इस्लाम ने साफ़ तौर पे, वाज़ेह तौर पे कहा है कि अगर आपको अपने खेतों की रखवाली करवानी है, या फिर जो है आपको किसी जो है अपने किसी इलाके की रखवाली करवानी है, तो आप कुत्ते रखिए, शिकारी कुत्ते, वरना आप जो है कुत्ते नहीं पाल सकते, कुत्तों को लेके नहीं घूम सकते। कुत्तों को जो है घूमने से, पालने से, शौकिया तौर पे पालने से इस्लाम ने मना किया है। ज़रूरतन पालने की इस्लाम ने इजाज़त दी है। तो इसी पस मंज़र में वो मोहतरमा नरदीन किस्वानी कहती हैं कि फाइनली न्यूयॉर्क जो है कमिंग टू इस्लाम। तो वो इस तरह का जो है, उन्होंने बाद में कहा भी कि मैंने मजाकन जो है ये बात, एक्स पे भाई कोई भी कुछ भी लिखता है, एक आम शायरी शायद वो एक किस्वानी की जो बात है वो रैंडी को जो है वो नागवार गुजर गई। तो अब देखिए, यहाँ एक आम आदमी की बात थी जिसने एक्स पे लिखी थी। रैंडी जो है वो अमेरिका के कांग्रेसमैन है, वो एमपी है, वो एमपी है, वो हाँ बिल्कुल कानून साज है। और एक कानून साज को इस तरह से मुश्किल होने की ज़रूरत नहीं है कि वो मुसलमानों ही के ख़िलाफ़ जो है अनाप शनाप बोलना शुरू कर दे, मुसलमानों ही के ख़िलाफ़ जो है शरअंगेज़ी शुरू कर दे, मुसलमानों ही के ख़िलाफ़ जो है इश्तिहार अंगेज़ बयान जारी कर दे। इतनी सी बात पे कि जो है अगर कोई आम आदमी ये कहता है कि यकीनन न्यूयॉर्क अब इस्लाम की तरफ लौट रहा है, कुत्तों का इंडोर जो है करने की बात की गई है, इतनी सी बात पे वो इतना जो है मुश्तिल हो जाता है कि एक्स पे जवाब लिखता है कि कुत्तों और मुसलमानों में से किसी को चूज़ करना मेरे लिए ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा। ये निहायत अफसोसनाक चूज़ बात करने है। का जी, हालांकि इस्लाम एक ऐसा मजहब है जो तेज़ी के साथ सारी दुनिया में फैल रहा है।
इस्लाम अपने तालीमात, अपने नज़रियात की वजह से फैल रहा है। इस्लाम में चूँकि मजहबी कोई भेदभाव नहीं है, अदम मसावात नहीं है, और फिर खालिस अल्लाह की वहदानियत के पैगाम को आम करना जो है ख़ातिमुन नबीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीरत मुबारका के हवाले से, उसके ज़रिए से इस्लाम की खुसूसियात, इस्लाम की अहमियत को जो है उजागर करते हुए इस्लाम सारी दुनिया में फैल रहा है। न ताकत के बल पे इस्लाम फैला है, न तलवार न बंदूक के ज़ोर पर इस्लाम फैला है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवा हसना की वजह से जो है इस्लाम दुनिया में तेज़ी के साथ फैल रहा है। खैर, जिस तरीक़े की रद्द अमल रैंडी ने दिया है वो नहायत ही अफसोसनाक है। रैंडी फाइन का ये जो रद्द अमल है वो नहायत ही अफसोसनाक है। इस्लाम फोबिक भी कहा जा रहा है उसको, और गैर इंसानी भी कहा जा रहा है। मगर एक अमरीकी कानून साज अगर इस तरीक़े का बयान देता है और इस तरीक़े का रद्द अमल पेश करता है तो यकीनन अफसोसनाक है। वहाँ पर रहने वाले मुसलमानों के लिए उनके दिलों में जो है हुकूमत इंसाफ नहीं करेगी, इस तरीक़े के शक व शुबात पैदा करने का ये सबब बन सकता है। नाजरीन, हम रुख करते हैं फिर वापस हिंदुस्तान की तरफ आते हैं, कर्नाटक चलते हैं। रियासत कर्नाटक के एक इलाका है हैम्पी। हैम्पी में आपको याद होगा पिछले साल 2025 में एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया था। एक इसराइली सयाह और एक घरेलू काम करने वाली खातून और फिर उड़ीसा की एक सयाह, ये इन लोगों की असमत रेज़ी और क़त्ल का वाक़या पेश आया था। उसमें 3 मुलजिम गटे थे, मल्लेश उर्फ हैंडी, माल और साई, और एक शख्स का नाम था सहारानप्पा। ये 3 लोग थे। 3 लोगों ने ये घिनौना जुर्म किया था। उसके बाद तीनों को गिरफ्तार कर लिया गया। 16 फरवरी 2026 को अदालत ने, एमपी की एक अदालत ने इन तीनों को सज़ाए मौत सुनाई है। एक बड़ा इक़दाम है। अगर ये सज़ा ऊंची अदालतों में भी कायम रहती है, हाई कोर्ट, कर्नाटका हाई कोर्ट में भी इसको बरकरार रखा जाता है। अपील करने वाले अगर सुप्रीम कोर्ट जाते हैं वहाँ पर भी सज़ा को बरकरार रखा जाता है, और उन्हें बरसरेआम यकीनन कानून के मुताबिक अगर उन्हें फांसी की सज़ा दी जाती है तो फिर यकीनन इस मुल्क में असमत रेज़ी और क़त्ल की जो वारदातें तेज़ी के साथ बढ़ रही हैं उस पर कंट्रोल होगा। ना सिर्फ कंट्रोल होगा बल्कि ये ख़त्म हो जाएंगे। क्योंकि देखिए, घिनौने जुर्म की सज़ा भी सख्त होनी चाहिए। हम इसकी मुकम्मल हिमायत करते हैं। कोई भी अगर घिनौना जुर्म करता है तो उसकी सज़ा सख्त से सख्त होनी चाहिए। ये अदालतें फैसला करें कि वो सख्त से सख्त सज़ा किस तरह की होती है। जी सजा साहब। जी बिल्कुल, देखिए जज ने, नागप्पा नायक जज ने जो ये फैसला सुनाया है, उन्होंने अपने कमेंट में कहा है कि इन्होंने इतना घिनौना जुर्म किया है कि इसकी सज़ा अगर मैक्सिमम पनिशमेंट से भी अगर कोई ज़्यादा होती तो हम ये सज़ा देते इनको, और ये मैक्सिमम पनिशमेंट जो सज़ाए मौत है ये उसके हकदार हैं, सज़ाए मौत के। इनका जुर्म इतना भयानक है, इतना खौफनाक है कि ये सज़ाए मौत के हकदार हैं। ये कमेंट बाज़ाब्ता लिखा है, ऐसा नहीं जस्टिफाई किया है उन्होंने, जज ने इस सज़ा को, और कहा है कि इन्होंने इतना खौफनाक जुर्म किया है कि इसकी सज़ा इनको मौत के सिवा और कुछ नहीं मिल सकती। तो बहरहाल जो है यकीनन सज़ाए मौत दी गई है। और देखिए आप, जैसा कि आपने कहा कि इस तरह के मुजरिमीन को अगर सख्त सज़ाएं दी जाएंगी तो फिर हम जुर्म पे कंट्रोल कर सकते हैं, वरना तो कंट्रोल करना मुश्किल है। वो तमाम हम मुसलसिल देख रहे हैं उत्तर प्रदेश, खास तौर पर उत्तर प्रदेश से असमत रेज़ी के वाक़यात जो है बिल्कुल वो तेज़ी के साथ वहाँ से मंजर आम पर आते हैं। देखिए उत्तर प्रदेश का तो हाल ये हो गया है दबी साहब, भयानक जराइम लोग कर रहे हैं खुलेआम। उसके बाद जो है उनके ख़िलाफ़ पुलिस केस करने से डरती है, अदालतें फ़ैसला सुनाने से डरती हैं। इस तरह की जो है सूरत हाल वहाँ पे पैदा कर दी गई है। एक जज ने जो है एक सख्त फ़ैसला सुनाया था, आपको भी याद होगा, संभल में एक पुलिस अफसर ने वहाँ से गुज़रने वाले नौजवान को गोली मार के हलाक कर दिया, शहीद कर दिया नौजवान को। वो तो जो है डेली अपना जो है समोसे वगैरह रेडी पे लगा के बेचने वाला आदमी था,
बच्चा था वो वहाँ से गुजर रहा था, उस सिचुएशन जब ख़राब हो रही थी तो उसको अपने पिस्तौल से गोली मार के उसको शहीद कर देता है एक पुलिस का आला अफसर। और जब जज कहता है कि इस पुलिस अफसर के ख़िलाफ़ जो है एफआईआर दर्ज होना चाहिए और सरजनिश करता है कि इसके ख़िलाफ़, इन दो अफसरों के ख़िलाफ़ क्यों जो है एफआईआर दर्ज नहीं हुई है, तो उन पे एफआईआर दर्ज होके एक्शन लेने के बजाय कुछ दिनों बाद ये खबर आती है कि उस जज का तबादला कर दिया गया। अगर इस तरीके से आप भयानक जुर्म करने वालों को बचाते रहेंगे, इस तरीके से आप जो है लोगों को, जो बहुत खौफनाक, देखिए हम देख रहे हैं कि मुसलसल यूपी से रेप के खौफनाक वाक़यात सामने आ रहे हैं, लेकिन उन वाक़यात के जो मुजरिमीन हैं वो बचते चले जा रहे हैं मुसलसल। अगर इस तरह के हालात पैदा होंगे तो फिर सवाल यहाँ ये पैदा होगा कि कौन डरेगा, कन्विक्टेड मुजरिमों अदालत को, से कौन डरेगा। कन्विक्टेड मुजरिमों को पैरोल पर रिहा करने की बात की जा रही है। जो अस्मत रेजी के वाकयात में जिसको सजा हो गई, सजा याफ्ताओं को छोड़ दिया गया, सजा याफ्ता मुजरिमीन को छोड़ दिया गया और छोड़ने की तैयारी की जा रही थी। हम सिंगर की बात कर रहे हैं, मगर अवामी मुखालिफत मंजर आम पर आए और सिंगर को जो पैरोल की अपील हुकूमत ने की थी उसको वापस लेना पड़ा। देखिए नाज़रीन, हम आपको बता दें, हुकूमत की सरपरस्ती में अगर इस तरीके के मुजरिमीन रहते हैं तो यकीनन उनका कोई बाल बींका नहीं कर सकता। अदालतें भी खामोशी अख्तियार कर लेती हैं। यकीनन ये अफसोसनाक अम्र है। अगर इस तरह के मुजरिमीन जो अस्मत रेजी के वाक़यात में मुलविस है, कत्ल गारतगिरी के वाक़यात में मुलविस है, उनकी पुष्ट बनाई अगर हुकूमतें करती है तो निहायत अफसोसनाक है। कर्नाटका के हम पीछे ये खबर जो आई है यकीनन एक खुशाइन खबर है, और अगर इस खबर के मुताबिक अगर उन्हें सज़ा दी जाती है, हर तरह की अपील, मैं अपनी बात को फिर दोहरा रहा हूँ, अगर कर्नाटका हाई कोर्ट में अगर वो अपील करते हैं तो वहाँ से भी उनकी अपील रिजेक्ट हो जाती है, सुप्रीम कोर्ट से भी मुजरिमीन की अपील रिजेक्ट हो जाती है, तो फिर एक मिसाल कायम होगी कि इस फैसले को मिसाल बनाकर दूसरी अदालतों में अस्मत रेजी के मुजरिमीन के खिलाफ में पैरवी होगी, अदालती कार्रवाई होगी, और फिर मतलब इंसाफ जो है अस्मत रेजी के मुतासरा ख़वातीन और लड़कियों को जो इंसाफ मिलने की उम्मीदें हैं, वो इंसाफ मिलने की उम्मीदें तेज़ी के साथ बढ़ जाएंगी। हमने निर्भया एक्ट के बाद ये सोचा था कि सख्त कानून लाए जाने की वजह से इस तरीके के वाक़यात में कमी आएगी, मगर 2014 के बाद से लेकर 2026 तक अगर आदाद और शुमार हर साल होने वाले अस्मत रेजी और कत्ल गारतगिरी, ख़वातीन लड़कियों के कत्ल गारतगिरी के वाक़यात का अगर हम रिकॉर्ड का मुआवजा करेंगे तो पिछले 70 सालों में इस कदर जुल्म बर्बरियत और अस्मत रेजी के वाक़यात पेश नहीं आए जो पिछले 2014 से लेकर 2026 तक पेश आए हैं। हालिया दिनों में खबर आई थी कि सैकड़ों की तादाद में 800 से ज़्यादा ख़वातीन पिछले पहले साल के 15 दिनों में, पहले 15 दिनों में मुल्क से गायब हो चुके हैं, मतलब दिल्ली से गायब हो चुकी हैं। लाखों की तादाद में ख़वातीन ख़वातीन और लड़कियां 1 लाख के करीब उत्तर प्रदेश से गायब हो रही हैं। तो ये जा कहाँ रही है, इनकी तफसीलात क्या है? क्या ये अस्मत रेजी का शिकार होने के बाद कत्ल कर दी गई है या इनकी नाशों को छुपा दिया गया है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। हमें इशारा मिल गया, हमारी अपनी बात को ख़त्म करना है। एक 2-3 अहम खबरें जिस पर सरसरी तौर पर तबसरा करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। एक खबर आ रही है झारखंड के पालामू से, वहाँ पर शिवरात्रि के मौके पर कुछ ग़िज़ा खाने से, कुछ खाना खाने की वजह से 100 से ज़ायद 175 लोग जो है बच्चे जो है वो बीमार पड़ गए, उन्हें फूड पॉइजन हो गया, उन्हें अस्पताल में शरीक कराया गया है। एक खबर कर्नाटका से ही है। कर्नाटका के आईटी वजीर प्रियांक खरगे वो कह रहे हैं कि अगर फ़िरक़े वाराना तशद्दुद पैदा होता है, फ़िरक़े वाराना तशद्दुद रियासत में आता है तो रियासत के साहिली इलाके में इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी की सरमाएकारी जो है उस पर रुकावट होगी। यकीनन हमने अभी तस्करा किया था
तेलंगाना में जो वाक़या जलालपुर में पेश आया उसके हवाले से हमने बात की थी। रियासत की तरक्की में सबसे बड़ी रुकावट फ़िरक़े वाराना कशीदगी है। आखिरी खबर है जिस पर सज्जाद साहब से भी कुछ तबसरा हम ले लेंगे, ज़रूरी है। सुप्रीम कोर्ट ने आसाम के चीफ मिनिस्टर की जो फ़िरक़े नफ़रत अंगेज़ तकरीर है उस पर कार्रवाई करने से इनकार कर दिया है, मुस्तरद कर दिया है। और उन्होंने जो पिटिशनर है, दरख्वास्त गुजार है, उससे कहा है कि वो गुवाहाटी हाई कोर्ट से रुजू हों। ये अफसोसनाक पर रद्द अमल है सुप्रीम कोर्ट का। हम कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने अहकामात दिए थे, हेट स्पीच के खिलाफ में कार्रवाई का जो है हिदायत जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने तमाम रियासतों को दी थी। रियासतों के सेक्रेटरीज जो होते हैं उन्हें बाज़ाब्ता एलामिया जारी करते हुए कहा था, उसके बावजूद अगर कोई सुप्रीम कोर्ट से रुजू होता है तो उसको गुवाहाटी हाई कोर्ट भिजाने का जो फैसला अदालत ने लिया है वो अफसोसनाक है। जी सज्जाद साहब। जी बिल्कुल, देखिए ये आसाम के चीफ मिनिस्टर से जो है के ख़िलाफ़ एक बहुत ही भयानक उन्होंने जो है बंगाली स्पीकिंग मुसलमानों के हवाले से उन्होंने बहुत ही भयानक जो है वीडियो जारी किया था। और उनके बिल्कुल बार बार बयान आ रहे थे उनके इश्तियाल अंगेज़ कि मियाँ को नहीं बख्शेंगे, मियाँ की ज़िंदगी तंग कर देंगे, मियाँ को जो है जीने नहीं देंगे, मियाँ को निकालेंगे, मियाँ को पैसा ना दो, मियाँ को ऐसा मत करो, मियाँ को। तो ये एक पागलपने की हद तक जो है वो बंगाली मुसलमानों के ख़िलाफ़ बोलने लगे थे। तो उनकी जब जो है इश्तियाल अंगेज़ी की हदें, एक चीफ मिनिस्टर बोल रहा है ये सारी बातें, अलमिया ये है कि एक रियासत का चीफ मिनिस्टर जो पूरी रियासत की हिफाजत का जो है पाबंद होता है, वो अगर इस तरह की बातें करने लगे तो उन्हीं बातों के ख़िलाफ़ जो है लोग गए थे सुप्रीम कोर्ट इंसाफ का मुतालबा करते हुए। लेकिन अफसोस का मकाम के सुप्रीम कोर्ट ने जो है कोई भी समाज से ही इनकार कर दिया, दरख्वास्त की समाज से ही इनकार कर दिया और कहा कि आप जाइए गुवाहाटी हाई कोर्ट, वहाँ जो है आप दाखिल कीजिए दरख्वास्त। ये देखिए यहाँ पर जो ऑब्जर्वेशन सुप्रीम कोर्ट का सामने आया है, जो पिटिशन दायर किया गया था दरख्वास्त गुजार की जानिब से, उसके हवाले से कहा है कि इसमें जो चीज़ तथ्य पेश किए गए, जो चीज़ें पेश की गई है, जो जवाज़ पेश किया गया है, वो जवाज़ के मुताबिक जो है ये दरख्वास्त हाई कोर्ट गुवाहाटी हाई कोर्ट में सुनने के अहल है। लिहाजा हम चीफ जस्टिस ऑफ गुवाहाटी हाई कोर्ट से को ये कहते हैं कि उनसे ये गुजारिश करते हैं कि इस दरख्वास्त पर सुनवाई करें। ये लिखकर दरख्वास्त को वापस कर दिया गया है, जो अफसोसनाक अम्र है। मुसलसिल कह रहे हैं अदालतों को इस मामले में खुसूसी नोट लेते हुए अदालतों की खिलाफ वर्जी के तौर पर कहीं पर भी कोई भी अगर नफरत अंगेज़ तकरीर करता है तो तकरीर के खिलाफ अज खुद नोट लेना चाहिए, सुमोटो कार्रवाई करते हुए उनके खिलाफ जो है सख्त अहकामात जारी किए जाने चाहिए। तो नाज़रीन, अब वक्त तो चला है सियासत टीवी के दीगर प्रोग्रामों से आप जुड़े रहें। हमारा ये प्रोग्राम आपको कैसा लगा आप ज़रूर अपनी राय कमेंट बॉक्स में अरसाल करें और सियासत टीवी की सारी टीम को अब दे इजाज़त। खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़।